हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। हमने अपने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1 किया था और इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त वंश के बारे में, राजर्षि कुल वंश, नल वंश और शरभपुरी वंश के बारे में। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? हमारे ऑप्शंस हैं ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महिपाल या डी महेंद्र। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र। तो देखिए, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें कौशल के शासक का नाम महेंद्र बताया गया था। ठीक है, उसके बाद अन्य ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो शिवगुप्त थे ये सोमवंश से संबंधित थे और ये सोमवंश कहाँ का सोमवंश? ठीक है, तो ओडिशा के सोनपुर क्षेत्र में इनका शासन हुआ करता था। वास्तव में ये पांडु जो वंश था, पांडु वंश ही था, पांडु वंश का ही भाग था। जब वो पूर्वी क्षेत्र में चले गए तो इसे सोमवंश कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी सोमेश्वर देव। तो जो सोमेश्वर देव थे वे छिंदक नागवंशी शासक थे। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियोस में मैं आपको सोमेश्वर देव के बारे में भी बताऊंगा। हमारा अगला प्रश्न है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ऑप्शंस हैं ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी शंखचूड़, डी जयद्राज और ई कर्णराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याघ्रराज। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि उन्होंने दक्षिण कौशल या कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को उसके बाद उल्लेख किया गया है कि पराजित किया था करके। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजर्षि तुल्य कुलवंश, भौदत्त वर्मा, नलवंश, तीवरदेव, शरभपुरी वंश, भीमसेन प्रथम, पांडुवंश, प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है तो भीमसेन प्रथम इससे संबंधित थे। उसके बाद नलवंश, तो नलवंश से संबंधित थे भौदत्त वर्मा। शरभपुरी वंश से संबंधित थे प्रसन्न मात्र। और जो पांडु वंश है इससे संबंधित थे तीवरदेव, जिन्हें महाशिव तीवरदेव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3142। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य कुलवंश का उदय माना जाता है 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 5वीं या 6वीं शताब्दी में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं या 6वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 5वीं या 6वीं क्यों बोल रहा है, या तो 5वीं होना चाहिए या 6वीं। तो इसका जवाब मिल जाएगा। हम डिस्कस कर लेते हैं पहले राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में। ठीक है, तो जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, उसके बाद भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो जानकारी है, जानकारी जो मिलती है हमें राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में, वह मिलती है भीमसेन प्रथम के सॉरी माफ़ कीजिएगा, भीमसेन द्वितीय है, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। और इसका जो आरंग ताम्रपत्र है भीमसेन द्वितीय का, उनमें 6 राजाओं का उल्लेख किया गया है। 6 राजाओं का उल्लेख, इस वंश से जुड़े हुए जो 6 राजा थे उनका। तो ये 6 राजा कौन कौन से हैं? तो देखिए ये क्रमशः हैं। ठीक है,
तो इसमें पहला नाम आता है शूरा का, पहला नाम इसमें आता है शूरा। दूसरा शूरा के बाद जो आता है वह है दैत प्रथम। दैत प्रथम, दैत प्रथम के बाद आते हैं विभीषण। विभीषण, विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम के बाद दैत द्वितीय, और दैत द्वितीय के बाद आते हैं भीमसेन द्वितीय। तो इन 6 राजाओं का उल्लेख आरंग ताम्रपत्र में मिलता है भीमसेन द्वितीय के। अब बात कर लेते हैं जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें उल्लेख किया गया है, मतलब जो टाइम समय का लिखा होता है तो उसमें लिखा हुआ है गुप्त संवत। तो यहाँ पे 182/282 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गुप्त संवत लिखा हुआ है। उसके बाद 182 और 282, तो जो 1 और 2 में कंफ्यूजन होता है, वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है कि 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है। अगर हम 182 मानते हैं तो इसका कालक्रम 5वीं शताब्दी माना जाएगा, और अगर 282 को मान लेते हैं तो इसका कालक्रम हम 6वीं शताब्दी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, ये लोग गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। इसका सीधा मतलब ये निकाल सकते हैं हम कि जो ये इन्होंने गुप्तों की अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी, इसलिए ये गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था। ऑप्शंस हैं ए बस्तर क्षेत्र में, बी रतनपुर क्षेत्र में, सी रायपुर क्षेत्र में, और डी रायगढ़ क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर क्षेत्र में। तो जो नलवंशी शासकों का जो राज्य था वो बस्तर के कोरापुट में स्थित था। ठीक है, बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र था वहाँ ये लोग शासन करते थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन है ए नल, बी पांडु, सी शरभपुरी, और डी सोम। तो देखिए जो विलासतुंग था ये हमारा नल वंश से संबंधित था, और विलासतुंग का जो हमें शिलालेख मिला है, ये राजिम से हमें इसका शिलालेख मिला है विलासतुंग का। ठीक है, एक बात और कर देते हैं, जो नल वंश के संस्थापक थे ये वराहराज माने जाते हैं। और राजिम शिलालेख से हमें क्या पता चलता है, ये जो राजिम शिलालेख है विलासतुंग का, तो इसमें से हमें विलासतुंग के जो पिता थे, तो पिता का नाम क्या था, विरूपाक्ष, और इनके जो पितामह थे पृथ्वीराज, तो इनके बारे में पता चलता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एडेंगा एवं कुलिया से प्राप्त मृद भांडों में किस वंश के राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस हैं ए नलवंश, बी शरभपुरी वंश, सी पांडु वंश, और डी बाणवंश। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नलवंश। तो एडेंगा और कुलिया से के मृद भांड मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसमें नलवंशी राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नलवंश के संस्थापक राज वराहराज हुआ करते थे, वराहराज थे मतलब। और उसके बाद अदर जो राजवंश हैं उनके संस्थापक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो शरभपुरी वंश के जो संस्थापक थे यह थे शरभराज। ठीक है, उसके बाद जो पांडु वंश था तो इसके संस्थापक थे इंद्र बलराज। और बाण वंश जो था, ठीक है, तो पाली का जो शिव मंदिर है, पाली का शिव मंदिर, तो इसका निर्माण बाणवंशी शासकों ने ही कराया था, और शासक का नाम था विक्रमादित्य। देखिए जो विक्रमादित्य है इसका शासनकाल माना जाता है 870 ईस्वी से 895 ईस्वी तक। और इनके पिता का नाम क्या था, तो
मंडलेश्वर मल्लदेव। इनके पिता का नाम था महामंडलेश्वर मल्लदेव। उसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है, शरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? ठीक है, ऑप्शंस हैं ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म क्यों होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं शरभपुरी वंश की। ठीक है, तो शरभपुरी वंश थी, इसकी राजधानी थी शरभपुर। अब जो शरभपुर है ये कहाँ पर है ये भी सवाल उठता है। तो देखिए, शरभपुर के बारे में स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोग सारंगढ़ को शरभपुर से समीकृत करते हैं और कुछ लोग जो उड़ीसा का संबलपुर है, आपने सुना होगा संबलपुर, तो इसको शरभपुरी मानते हैं। ठीक है, मतलब शरभपुर मानते हैं। अब एक और जब राजधानी पूछी जाती है शरभपुरी वंश की, तो आंसर में आयोग ने श्रीपुर लिया था। तो देखिए, ये इसलिए क्योंकि जो प्रवर राज प्रथम करके जो शासक था, ठीक है, जो कि महत्वाकांक्षी शासक था शरभपुरी वंश का, तो इसने अपनी राजधानी श्रीपुर या सिरपुर को बनाई थी। ठीक है, इसलिए राजधानी सिरपुर लिया जाता है। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि शरभपुरी वंशी इसको क्यों बोलते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादा ताम्रपत्र थे, तो ये जो ताम्रपत्र थे ये शरभपुर से जारी किए गए थे। ठीक है, शरभपुर नाम से या शरभपुर से ही जारी किए गए थे ज़्यादातर ताम्रपत्र, इसलिए इस राजवंश का नाम भी शरभपुरी राजवंश पड़ गया। उसके बाद शरभ जो इसके राजा थे, इनके बाद इनके जो अगले शासक हुए उनका नाम नरेंद्र था, और नरेंद्र के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था, जो कि कहाँ पर स्थित था? निडला नदी के किनारे। ठीक है, तो विद्वानों ने निडला नदी के किनारे जो प्रसन्नपुर नामक शहर इन्होंने बसाया था, तो उसे मल्हार के रूप में समीकृत किया है। ठीक है, मल्हार जो कि लीलागर नदी के किनारे स्थित है। तो निडला नदी को लीलागर नदी माना गया है। ठीक है, और प्रसन्नपुर को मल्हार माना गया है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। अब जो ये प्रसन्न मात्र थे, ठीक है, तो ये बड़े ही प्रतापी राजा थे और इन्होंने रजत और स्वर्ण की मुद्राएं प्रचलित थी इनके समय में, मतलब रजत और स्वर्ण की मुद्रा इन्होंने चलाई। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के और रजत के सिक्के चलाए इन्होंने। तो इनमें गरुड़, शंख और चक्र अंकित था। इनके सिक्कों में गरुड़, शंख और चक्र बने हुए थे। ठीक है, तो गरुड़ शंख और चक्र बने हुए थे, इसीलिए ये माना जाता है कि यह वैष्णव धर्म को मानते थे, क्योंकि वैष्णव धर्म से संबंधित लोग ही गरुड़, शंख और चक्र ये जो है चिन्ह, ये इसी धर्म से संबंधित है, इसलिए इन्हें वैष्णव धर्म का माना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रवरराज द्वितीय था, इस वंश का अंतिम प्रवरराज द्वितीय, तो ये इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसी के समय कमजोर शासन व्यवस्था का फायदा उठाकर जो इनका सामंत था इंद्र बलराज, इन्होंने पांडु वंश की स्थापना की थी। हम आगे पढ़ेंगे आगे, और पांडु वंश से संबंधित जब हम प्रश्न करेंगे तो इस बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? ऑप्शंस हैं ए ताम्रपत्र जारी करने की तिथि वर्ष, बी ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, सी ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्णक का नाम,
या डी ताम्रपत्र पर चित्र। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ताम्रपत्र पर चित्र। जो शरभपुरी ताम्रपत्र थे उन पर चित्र नहीं हुआ करता था, ठीक है, उपरोक्त 3 चीजें हुआ करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए अर्थपति, बी विलासतम, सी उभादत्त वर्मा और डी स्कंद वर्मा, ठीक है। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है अर्थपति। जो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र था वह अर्थपति से संबंधित था, ठीक है। जो अर्थपति था इसने पुष्करी को वापस बसाया। पुष्करी जो नगर था जो इनके पूर्वजों के समय नष्ट हो गया था, ठीक है, तो इस अर्थपति ने पुष्करी को वापस बसाया। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे तो विलासतुंग जो था, तो विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था राजिम में। उसके बाद ऑप्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं, भवदत्त वर्मा। तो जो भवदत्त वर्मा था यह अर्थपति का पूर्ववर्ती शासक था। और जो स्कंद वर्मा था, तो स्कंद वर्मा अनुज या अर्थपति का छोटा भाई था। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।